सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोग्राम तंज़िया, मैं हूं लीना रियाज, मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम और राना ताहिर, सेनेट चेयरमैन, और वीडियो स्कैंडल के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। जी समी साहब, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया लीना। ये जो दो चीज़ें तो हैं ही बड़ी अहम जो आपने जिक्र किया, लेकिन एक मैं जाके आगे कुछ, ये मेरे हाथ में एक फ़ाइल है, आपने पूछा भी कि ये ग्रीन सी फाइल क्या है, सब्ज़ रंग की। ये मैंने वो की है तैयारी। ये बेसिकली जो हाई प्रोफाइल और इम्पोर्टेंट केसेस हैं ना नैब में जो पेश हुए हैं, तो नैब की कारकर्दगी के बारे में वो एक बात की जाती है कि जी वो अभी तक फैसले नहीं हुए, नैब फैसले नहीं कर, नैब वाले पंजाबी में कहते हैं कुछ नहीं कर दे। तो ये इसमें वो है, पूरा तफसील है, ये आगे चल कर प्रोग्राम में मैं बताता हूँ कि उन्होंने फैसले भी करवाए हैं और पेश भी हो रहे हैं। और आपको बड़ी हैरत होगी कि जो तनासुब है उसमें जो परफॉर्मेंस है वो खासी बेहतर है उनकी। लेकिन वहाँ पे इदारे में पुराने कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो इन्वेस्टिगेशन लेवल पे जो आईओज़ हैं, और बहुत सारे जो वो फाइल में से पेपर उड़ा देते हैं, गायब कर देते हैं। तो वो आप ज़ाहिर है पूरे निज़ाम का जो हिस्सा है वो अपने उन मास्टर्स को बचाने के लिए वो कर रहे हैं, वो भी कुछ बताएंगे। लेकिन पहले तो आ जाए ना, ये जो सेनेट चेयरमैन की बात हो रही। सेनेट चेयरमैन अब हासिल बजंजो साहब का अपोजिशन ने नाम फाइनल किया, और ये फ़ाइनल हुआ है जनाब आसिफ अली, जनाब नवाज शरीफ साहब ने फ़ाइनल किया। ये कैसे हुआ और हासिल बजंजो का नाम फ़ाइनल क्यों हुआ, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आज जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुलाकात की है ना सादिक संजरानी साहब से, और उनसे कहा संजरानी साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने कहा जनाब आप डट जाएँ, और ये ऐसी की तैसी इस अपोजिशन की, ये आपके ख़िलाफ़ कोई नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं कर सकती। और जो हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं राना साहब, कोई 12 से 15 सेनेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने सादिक संजरानी साहब को के ख़िलाफ़ वोट नहीं देना। किसके? अपोजिशन, इसमें नून लीग के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं। उन्होंने कहा जी कि 12 से 15। अब देखें, आपने उस दिन राना साहब बड़ी तफसील से बयान किया था कि 53 सेनेटर्स चाहिए तहरीक अदम एतमाद पास करने के लिए सेनेट में। उस दिन 53 उनका मौजूद होना और सादिक संजरानी साहब के खिलाफ वोट देना बहुत ज़रूरी है। एक भी कम हुआ ना उसमें से 52 हुए, तो सादिक संजरानी साहब की जो कुर्सी है, सदारत है सेनेट की, जो चेयरमैनशिप है, वो बहाल रहेगी। अब उसमें जो हमें ज़राए ने बताया क्या होगा, बहुत सारे तो सेनेटर्स आएंगे ही नहीं। पीर साबर शाह साहब जिन्होंने लड़ाई लड़ी उनसे, किबला मुसद्दक मलिक साहब से, मेरी इत्तलात है अनकन्फर्म, वो मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले जा चुके, वो तो नहीं आएंगे। इसके अलावा जुनैद साहब के जो अजीज़ व कारब हैं, साहबजादे हैं, वो भी इस मामले में कुछ संजीदा नहीं है। वो कहते हैं नहीं जी मैंने नहीं आना। लेकिन टोटल 12 से 44 लोगों ने दस्तखत किए हैं। हाँ, 53 चाहिए ना, 44 और 53 में बहुत फर्क है। वो शायद बताना ना चाह रहे हो और कि भाई कौन कौन है मज़ीद। नहीं, वो तो पता चल जाएगा ना, वो तो पता है ना लोगों को। हॉर्स ट्रेडिंग हो गई है, वो तो हॉर्स ट्रेडिंग है। इसके अलावा तो कुछ नहीं ना हो सकता, क्योंकि मेजॉरिटी तो ऑपोजिशन की है। मेजॉरिटी तो ऑपोजिशन की है सर, और क्या मैं आपको और बात एक बता देता हूँ। जो एक ये तसव्वुर किया जाता है, पहले भी हम इस पर प्रोग्राम कर चुके हैं कि आइन कहता है कि जी आप वोट दें पार्टी लीडर की, जो आपका पार्लिमानी पार्टी का लीडर है उसकी मर्जी के मुताबिक वोट दें। और तो उसमें 4 चीज़ें हमने पहले बता चुके हैं। इसमें नहीं होता, फाइनेंस बिल है, आईनी तरमीम है, और वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब है, या नो कॉन्फिडेंस। सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब के लिए इस किस्म की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई भी पार्टी का सेनेटर सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के मौके पर अपनी मर्जी से वोट देता है, ये आइन और कानून के मुताबिक है। इसीलिए सीक्रेट बैलेटिंग, ये जो नो कॉन्फिडेंस होनी है ना, इसमें मैं आपको बता दूं बहुत सारे वोट ख़राब होंगे। बैलेट पेपर निकलेंगे तो ऐसा होगा 2-3 जगहों पर निशान, 2-3 जगहों पर निशान होगा, तो वो कहेंगे कि ये ज़ाया। अब वो जितने वोट ज़ाया होंगे उसका एडवांटेज जो है वो सादिक संजरानी साहब को जाएगा। इमरान खान साहब ने आज थपकी दी है। हॉर्स ट्रेडिंग है ना सर, ये फिर तो फिर ये तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी ना। चलें आप इसको गोट ट्रेडिंग समझ लें। जरूरी क्या है, तो वो तो रही ना, पीटीआई कर तो रही है ना। इसका मतलब इसलिए नहीं है कि आइन साजों ने
क्योंकि सर ये पीटीआई कर ली है, ये इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। मैं समझ सकती हूँ आपके जज्बात। आइन साजों ने इसको जुमरे में नहीं रखा कि ये 4 चीजें जिन पर पार्टी पाबंदी जरूरी है। इसलिए बहुत से लोग आइन कहते हैं बनाने वाले बैलेटिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ओके इसको ओपन होना चाहिए। इतने काबिल, इतने बेतबारे हैं ये सेनेटर, इतने करेक्टर के लूज हैं कि जी बस बैलेटिंग तो होनी नहीं चाहिए। नहीं, वो यानी लोग जो है ना क्या बात कर रहे हैं, इनके फोर फादर्स जो थे जो बनाया हो चुकी है, शोज हो चुके हैं, इसके ऊपर पार्लियामेंट में चीजें जा चुकी हैं कि सीक्रेट 2 मिनट बात तो करने दिया करें ना। मुझे पता है एक तरफ आप बैठे हुए, एक तरफ आप बैठे हुए, आपने किसी न किसी तरीके से मुझे घेर ही लेना, लेकिन ये है कि डिबेट हो चुकी है कि जो बैलेटिंग है उसको सीक्रेट नहीं होना चाहिए, उसे ओपन होना चाहिए। और ये जब आती है, जब आपकी पीपल्स पार्टी या नून लीग करती है तो हम कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। आज पीटीआई कर रही है तो हम कह रहे हैं जी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही है। आपने सही कहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पाकिस्तान के गरीब अवाम है ये तो बहुत काबिल इतबार लोग हैं। इनकी जो सीक्रेट बैलेटिंग है इलेक्शन वाले दिन, ये जो इलेक्ट होके आते हैं ये सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए इलेक्ट होके आते हैं, लेकिन आगे जब इन्होंने वोट देना है इतने कैरेक्टरलेस लोग हैं, ये इतने बेकिरदार लोग हैं कि इसके लिए जनाब बिल्कुल सामने आना जाए, अंदर जाके किसी और को वोट डाल देंगे। ये क्या मंतक है आपकी? मेरी कोई मंतक नहीं, आप ही की मंतक। आप ना बेसिकली बरतानिया जो है ना, मेरी बात सुनिए, ऑरेंजेस और एप्पल को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जमहूरियत की मां समझी जाती है बरतानिया जो है ना, उसको कहते हैं ये पार्लिमानी जमहूरियत की मां है, अम्मा जी। वहां पे अभी जो उनकी वजीर आजम थी, हाँ, थरीसा में, उनके खिलाफ जो अदम एतमाद उनकी पार्टी वाले लोगों ने किधर वोट, तो कोई किधर दे रहा है, कोई किधर दे रहा है। ये जमहूरियत में होता ही नहीं कि आप लोगों के गिरबान पकड़ने के लिए। सीक्रेट था सर क्या वो जो बैलेटिंग नहीं, यहाँ पर वहाँ पर पाबंदी नहीं है, पे पाबंदी नहीं है। बोल रही हूँ ना, नहीं, आप ये नहीं बोल रही, आप बिल्कुल कतई तौर पे और बोल रही हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में जो इन्होंने तरमीम बनाई है जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने, जिसको ये 18वीं तरमीम का कहते हैं, तमगा लगा के तो हमें दफन किया जाए। ये कहते हैं कि आपने अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का वोट है तो आप वोट नहीं दे सकते, आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। पूरी दुनिया, यानी एक सिविल डिक्टेटरशिप कायम किया इन्होंने। ये सिविलियन लीड रोल के नाम पर हर चीज पर कब्जा करना चाहते हैं बरतानिया में। रुके एक सेकंड, सुन लें। चलें, ठीक। आपकी मोहब्बत संजरानी साहब के खिलाफ अपनी जगह पे। मेरी कोई मोहब्बत नहीं है संजरानी नहीं, सारा हासिल पसंद जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, नवाज शरीफ साहब और मरियम साहब। अब देखिए वहां पे थरीसा मे के खिलाफ आप अगर वजीर आजम के खिलाफ अगर आप नो कॉन्फ्रेंस देना चाहते हैं तो बरतानिया जो जमहूरियत की अम्मा जानी है, अम्मा जानी, वहां पर किसी तरह का भी आपकी मेंबरशिप कैंसिल नहीं होती। आपको ये हक है कि आप अपने वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का वोट दे सकें। यहाँ चले पीटीआई की गवर्नमेंट चेंज कर लेगी, लेजिस्लेशन करा लेगी, गवर्नमेंट ही चेंज कर सकती है। ये आइन में तरमीम के लिए तरमीम सर कौन करेगा? 2/3 मेजॉरिटी चाहिए वही ना करा लेगी, पीटीआई के पास इतनी तो होगी ना सर। अगर हम ये बात कहते हैं तो फिर आप आगे से कहती हैं कि वो तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी, अपोजिशन के मेंबर से। जब पीपल्स पार्टी या नून लीग करती है तो हम इसको क्यों कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग है? और आज पीटीआई, मेरा एक सवाल है आप लोगों से ना, जब पीटीआई करती है, जब पीटीआई करती है तो आप कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, ये आम तरीका जो चल रहा है वो चलता रहेगा। पीटीआई ने कहां पे किया बता दें जरा। सिर्फ अब इन चीजों को आप वो तो नहीं ना कर सकते, कोई सीक्रेट बैलेटिंग होती है। अब ये जो लोग बाहर जा रहे हैं या जो लोग हाजिर नहीं होंगे, उनमें से बहुत से लोग पीपल्स पार्टी और नून लीग के होंगे, आखिर वो क्यों हाजिर नहीं होंगे? फिर बाद में कॉल्स आएंगी जिसमें कहा जाएगा कि जी हमें कॉल्स आई थी, हमें ये कहा गया था, हमें वो कहा गया था, इसलिए हमें जाना पड़ा। फिर इस तरह की चीजें शुरू हो जाएंगी सर। देखें, अब पीर साबिर शाह साहब जो है, पूरे मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया, मुसद्दक मलिक के साथ उनका झगड़ा हुआ। बहुत सारे जो लोग हैं पार्टियों के अंदर वो अपनी एक राय रखते हैं और ये जमहूरी हक है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये आ गया, चाहे पीपल्स पार्टी हो, इवन पीटीआई में भी ये कल्चर आ गया कि आप जो पार्टी कायद है उसको चैलेंज नहीं करते, उसको आप किसी पीर से भी ज़्यादा का दर्जा दे देते हैं। और उसकी वजह यह है कि अगर आप उनकी किसी राय से इख्तलाफ करें, अगली वो पार्टी में आपको आने नहीं देते। ये जो शायद खकान अब्बासी हैं, इनसे बड़ा लॉयल नवाज शरीफ साहब का कोई नहीं हो सकता। इन्होंने दिलो जान से खिदमत किया है, यानी यहाँ तक कह दिया कि मेरे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिस्क्वालीफाई किया था व्हेन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने खुद ये बात बताई, राना साहब जो हैं ये इस बात के शाहिद हैं, बयान भी कर चुके हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को जब बाहर भेजने का मामला था तो कोर कमेटी की मीटिंग में वज़ीर आज़म उस वक्त के नवाज शरीफ साहब, उनको राय देते हुए शाहिद खकान अब्बासी साहब ने यह कह दिया कि जनाब आप इन्हें बाहर भेज दें, कोई ज़रूरत नहीं है इस पंगे में पड़ने की। उसके बाद 1 साल पूरा नवाज शरीफ साहब ने शाहिद खकान अब्बासी को अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया। यहाँ पर यह कल्चर है, कोई वर्कर जो बात करता है आके क़यादत से, उनको याद दिलाने की कोशिश करता है कि आपका ये इलेक्शन मैनिफेस्टो है या आप ये इस तरह की बात कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, तो वो पार्टी से खारिज हो सकता है। अब उसी डिक्टेटरशिप को कायम रखने के लिए आ गई 18वीं तरमीम, जो आज बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि
मैं तो उसके लिए मर जाऊंगा और हम उस पर कोई रोल बैक नहीं करेंगे। मुझे आप ये बताएं कि क्या ये जमहूरियत की रूह के मुताबिक है कि आप पार्टी MNAs को ये कह रहे हैं कि अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आपने यहाँ वोट देना है तो आपने यहाँ पे वोट देना है, फिर उनके इलेक्शन की क्या ज़रूरत है? आप पार्टी के टिकट पर वोट लें, वो जिस तरह से वो मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर होता है, और जितने वोट मिले हो पार्टी से कहें कि आप अपने मेंबरान नॉमिनेट कर दें। ये फिर क्या ड्रामा लगाया आपने पार्लिमानी डेमोक्रेसी का? ये बुनियादी तौर पर देखें, इसमें सादिक संजरानी साहब को पीपल्स पार्टी ने खुद इलेक्ट किया और साथ उनको वोट दिया, और आप उनकी देखें मुबारकबादें जिस दिन वो उनका इलेक्शन हुआ था, फुटेजेस देख लें उठा के। अब आज वो कह रहे हैं कि जनाब हमने उनको हटाना है। ठीक है, उनका जमहूरी हक है हटाने का, लेकिन सवाल ये है कि आप तकरीर होगी ना, सादिक संजरानी साहब को 30 मिनट्स मिलेंगे उस दिन, वो बताएंगे, पूछेंगे कि मुझे बताओ सेनेटर्स कि मैंने कहाँ पर गलती की है जो आप मुझे हटा रहे हैं। अब ये जो रहबर कमेटी है जिसको राना साहब राजन कमेटी कहते हैं, इन्होंने एक फैसला कर दिया अपनी पार्टी से ही पूछे बगैर कि जनाब ये हमने काम करना है। तो उसको बहुत सारे लोग अगर आके ये कहते हैं कि जी ये हमें पसंद नहीं है, हम सादिक संजरानी साहब को बेहतर समझते हैं, तो ये कोई आइन और कानून के खिलाफ नहीं है। ये आप उन्हें हक दें, मौका दें। पार्टी के अंदर ये कल्चर आना चाहिए कि रैशनल की बुनियाद पर आप फैसला करें। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। हाँ, अब जो आपने बात की, ये हुई है बात माजी में। हॉर्स ट्रेडिंग किन्होंने, हॉर्स ट्रेडिंग उस वक्त की है जिस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, सियासतदानों और एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर वो खेल खेला, लोगों को रुखसत किया, लोगों को बनाया, लोगों को बिठाया, वो हुआ खेल। लेकिन अब अलीना, पिछले आप ये समझें, ये तीसरा आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा। जनरल कियानी साहब की परफॉर्मेंस के बारे में आप कुछ कह लें, वो 2 टेन्योर उन्होंने गुजारे, उन्होंने आके किसी गवर्नमेंट को डिसमेंटल करने में, किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस करने में कोई रोल नहीं प्ले किया। जनरल राहिल शरीफ थे, उन्होंने डॉन लीक्स को माफ किया। मरियम नवाज साहबा उसमें बराह रास्त मुलव्वस थी, परवेज रशीद साहब उसमें मुलव्वस थे, लेकिन उन्होंने इसको जाने दिया, माफ किया। और जब कमर जावेद बाजवा आए तो कमर जावेद बाजवा मुझे बताएं कहाँ पर उन्होंने आके पॉलिटिक्स, नवाज शरीफ साहब के वो साथ गए, सऊदी अरब गए, हर जगह गए नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने। प्रॉब्लम ये है कि अच्छा, अब जब एक वो बात कहते थे जो बिल्कुल सामने है, नवाज शरीफ साहब ये कहते थे कि जी जो JIT बनी है उसमें ISI और MI का मेंबर नहीं होना चाहिए। उस JIT में जो पनामा पेपर्स की तहकीकात कर रही थी, इसमें पाकिस्तान फौज का एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया और पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत तमाम जो इदारे हैं पाकिस्तान के, वो पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को वो बजा लाएं। ठीक, आपने अगर इन लोगों को निकालना है तो आप कोर्ट से ऑर्डर ले लें। हम कोर्ट को ये कैसे कहें? खुद वजीर आजम पाबंद है सुप्रीम कोर्ट, खुद वजीर आजम पाबंद है। हम कौन, मुझे हम उनका ये सवाल था कि कोई कानून हमें बता दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे तो मेरा तो वो एक बुनियादी सवाल है जो पहले मैं बात कर लूँ ना कि सेनेट में इस वक्त जो मेजॉरिटी है वो ऑपोजिशन की है। अगर ऑपोजिशन के 10 या 12 बंदे उसमें नहीं आते हैं तो आखिर वो क्यों नहीं आते हैं? ऐसा क्या हो जाता है कि वो नहीं आते? या तो आइडियोलॉजी का इशू है, नहीं, या कोई और इशू है, कोई ना कोई तो इशू होगा ना सर। आप इतनी बड़ी खबर दे रहे हैं, आपको ये भी पता है किसने कहाँ जाना है। 2 वजूहात नहीं, वो तो मैंने नहीं कहा, मैंने कोई ट्रैवल एजेंट थोड़ी हूँ जो मुझे पता है। वो पता नहीं है ना, नहीं, वो तो आ रहा है मीडिया में, मीडिया में आ रहा है। भुट्टो साहब थे ना, मेरी बात सुने, भुट्टो साहब को कहा जाता है ना 73 के आइन का खालिक। हाँ, भुट्टो साहब ने ये पाबंदी नहीं लगाई अपने अरकान असेंबली पर कि मेरी मर्जी के खिलाफ आप वोट नहीं दे सकते। उस वक्त उनकी पार्टी के अरकान, ये अहमद रजा कसूरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुए थे, खुल्लम खुल्ला इख्तिलाफ करते थे असेंबली में। मुख्तार राना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर आए थे। इमरान खान महमूद अली कसूरी गवर्नमेंट है। अब की बात करते हैं ना जो अभी होने जा रहा है जी। नहीं, मैं आपने जो सवाल किया, हाँ 2 देखें वजह। एक तो ये वजह हो सकती है जो आपने कहा कि कहीं पे कोई माल चल गया हो, किसी ने किसी को कोई, जिससे हम हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि सादिक संजरानी साहब का जो कंडक्ट है सेनेट में, आप देखें सादिक संजरानी साहब ने वफाकी वज़रा के दाखिले पर पाबंदी लगाई, चौधरी पर पाबंदी लगाई जब उन्होंने वो लैंग्वेज इस्तेमाल की थी। और फिर उन्होंने, हुकूमत उनसे नाला थी कि वो जो अपोजिशन के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा वो टाइम देते थे, ये हुकूमती लोग हमें कहते थे। हो सकता है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि बहुत सारे सेनेटर्स जिन्होंने सादिक संजरानी साहब का कंडक्ट देखा है वो ये महसूस करें कि ये ज्यादती है, इनको किसी सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। और इस मामले पर इट इज़ क्वाइट बिल्कुल पॉसिबल होगा, आप कह रहे हैं। और बाकी जो आप कह रही हैं, अब क्योंकि मुकाबला हो गया, देखें वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन वॉर एंड लव। ये शुरू किसने की? हॉर्स ट्रेडिंग की नौबत नहीं आनी थी ना। पीपल्स पार्टी ने सादिक संजरानी साहब को वोट दिया
तो तहरीक इंसाफ अकेली तो इलेक्ट नहीं कर सकती थी। अब उन्होंने कहा कि जी हम इसको हटाएंगे, तो उन्होंने फिर अब इसका इब्तिदा कर दी ना, इसका आगाज़ हो गया ज़बरदस्ती हटाने। और इल्ज़ाम सिर्फ ये है कि जी कहा क्या, टेप्स में मौजूद है, शॉर्ट्स मौजूद हैं कि जनाब हम इसको हटाएंगे तो हुकूमत लरज़ उठेगी। यानी आप ये देखें मैसेज, इसलिए हुकूमत उस अपने आप को उस लर्जे से, उस लाशे से, वो जो आपने देखा ना जर्मन काउंसलर जो है आजकल वो अंजेला मर्कल, अक्सर वो किसी पब्लिक यू राशा होता है, तो गवर्नमेंट ने भी ये सोचा कि ये जो हमें लर्जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ना हम इनको ये लर्जना वापस कर दें। तो उसमें 14-15 तो पंजाब असम्बली के मेंबरान जो है वो नवाज शरीफ अपना इमरान खान साहब से मिल गए, सेनेट के अंदर ग्रुप बन चुका है, कौमी असम्बली के अंदर भी। और देखें ये प्रॉब्लम ये आएगी कि सिंध के अंदर भी बनेगा। ये खेल अपोजिशन को नहीं खेलना चाहिए था, ये उनको महंगा पड़ेगा। अब हासिल बजंजो साहब को क्यों रखा प्राइम मिनिस्टर, ये सेनेट के चेयरमैन के लिए? अब मेरा एक राना साहब, एक हिस्टोरिकल चीज़ है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अलीना भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, एक पॉसिबिलिटी है कि इनके इल्म में शायद ना हो, क्योंकि 70s की बात है। हासिल जो मीर हासिल ये बजंजो इतने पुराने इनके जो वालिद थे गौस बख्श बजंजो, गवर्नर बलूचिस्तान, उनके खिलाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जो पीपल्स पार्टी के कायद हैं, पीपल्स पार्टी का उन्होंने खून दिया तो ये बूटा चला सारा, उन्होंने उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा किया हैदराबाद चक्र। पहले भी हम बता चुके हैं कि आसफ जरदारी साहब के वालिद उन गद्दारों को खाना दिया करते थे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि अच्छा, ये उन्हें सीरियस नोट में कह रहा हूँ कि वो जेल में जाके उनको खाना देते थे। और आसफ अली जरदारी समझते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ज़ालिम आदमी है। बहुत सारे लोगों ने जब कभी उनसे इस बात का तज़किरा किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो मुखालिफिन के साथ बहुत जुल्म करते थे, तो आसफ अली जरदारी ने कहा कि ये आप मुझे बता रहे हैं? हमने तो खुद भुगता है, मेरे बाबा जी ने भुगता है। और लोग जो पुराने हैं वो बताते हैं कि अच्छा, भुट्टो साहब एक अपनी एक मिजाज था उनका, एक अपनी एक तबीयत थी। गरीब आदमी के साथ तो उनकी मोहब्बत जो थी वो बिल्कुल नज़र आती थी, वो मरते थे गरीब आदमी के लिए। लेकिन ये जो बीच में कुछ इस तरह के जो दौलतमंद और सरमायादार और ये इस तरह के जो लोग, उनके साथ बडेरे जो थे ना, उनको वो उनकी अपनी जगह पे रखते थे। एक दफ़ा वो ये अब लोग बताते हैं कि वो जा रहे थे तो हाकिम अली जरदारी साहब भुट्टो साहब के साथ बैठे होते राना साहब गाड़ी में, तो अचानक उन्होंने ना छींक आई उनको, फ्लू, हाकिम अली जरदारी साहब को। तो भुट्टो साहब ने गाड़ी को फ़ौरन रुकवाया और कहा कि हाकिम तुम हम सबको नज़ला करोगे। उनसे कहा आप चलें उतरें और पीछे पिछली गाड़ी में बैठ जाएं। तो वज़ीर आज़म साहब की गाड़ी रुकी और हाकिम अली जरदारी साहब बाहर आ गए। तो भुट्टो साहब का ये एक तरीका था। अब आसफ अली जरदारी साहब, क्योंकि वो कहते हैं मैंने मुस्तफा जतोई भी थे उसमें थे, जतोई साहब भी थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अब असल जो मामला है ना वो ये है कि जरदारी साहब ये कहते हैं कि भुट्टो साहब ने जो काम भी किए ना, बहुत सारे गलत काम किए, ज्यादतियाँ की। मैं उस जुल्म और ज्यादती को मैं उसका अजाला करूँगा। और ये मीर हासिल बजंजो के अब्बा जान जो थे गौस बख्श बजंजो, उनके खिलाफ भुट्टो साहब ने गद्दारी का जो मुकदमा किया था, ना गवर्नरी से हटाया, तो मैं उसका अजाला करूँगा और हम मीर हासिल बजंजो को बनाएंगे सेनेट का चेयरमैन। ये जनाब आसफ अली जरदारी साहब की वो विजडम है जिस पे वो कहते हैं कि एक जरदारी सबसे भारी, वो भारी पत्थर जो समंदर की जिस कश्ती पे डाल दें उस कश्ती को नीचे ले जाएगा, डबो देगा। ये जरदारी साहब की ये फ़िलासफ़ी है और ये बात है। अब आप मुझे बताएं, सिर्फ इसलिए आप हासिल बजंजो को बनाना चाहते हैं? ये एक्चुअली का नाम आया नवाज शरीफ साहब से, और नवाज शरीफ साहब हर उस शख्स को जो पाकिस्तान की फ़ौज को बुरा भला कहता है, जो पाकिस्तान की अदलिया को बुरा भला कहता है, उसको अपने साथ मिला के उसको आगे लेके जाने के लिए। अच्छा, मैं इनका एक वाक़या सुना देता हूँ। हासिल बजंजो साहब, मुझे एक दोस्त ने बताया, एलिजिडली, रिपोर्टेडली, मैं खुद मौजूद नहीं था। हासिल बजंजो वज़ीर आज़म हाउस से नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करके आए, तो अपने उनमें एक जर्नलिस्ट दोस्त भी था जिसने मेरे साथ ये बात शेयर की। तो उसने कहा यार ये प्राइम मिनिस्टर का कोई, मुझे लगता है कोई बड़ा आसाबी तौर पर कोई मसला है। उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा मेरे साथ बात करते हुए हम वज़ीर आज़म हाउस में चल रहे थे, मैं उनके साथ साथ था, तो मुझे 2-3 जगहों पे, एक जगह पर ले जाके कहते बजंजो साहब ए जगह देख रहे हो, ऐथों मैनू फड़िया सी उन्होंने, उनका फिक्स हुआ हुआ माइंड। और ये तब उस वक्त हासिल बजंजो साहब का अपना ज़ाती ख्याल ये था
कि शायद हमें उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि वो खुद रांदा दरगाह हो गया, सारे का सारा मामला ही गोल हो गया, उनकी जो अब तकारीर हैं जो सेनेट के फ्लोर पे है, उन तकारीर में हासिल बजंजो ने पाकिस्तान की फ़ौज पर जिस तरह से हमेशा तनकीद की है और ये कहा है, मैं बता देता हूँ आपके कोट एंड कोट, कि ये जो सिक्योरिटी और डिफेंस के नाम पर सारा माल खा गए, ये उनकी सोच है पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में। तो सेनेट का चेयरमैन मरीम नवाज साहबा तो परवेज़ रशीद साहब को बनाना चाहती थी, शहबाज शरीफ साहब ने बज़ाहिर इसकी मुखालफत की है और वो राजा ज़फ़र हक को बनाना चाहते थे, या पीर साबर शाह को बनाना चाहते थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने, जो आज हमारे दोस्त साबर शाकर ने कहा कि वो पर्ची पे गया नाम और उन्होंने उनका नाम करेला रखा हुआ था, उन्होंने कहा करेला बहुत मज़ेदार है, बड़ा स्वादी है, तो करेले को बनाना है, क्योंकि वो पर्चियों पे गुफ्तगू करते हैं बकौल साबर शाकर, जो आज उन्होंने करेले के तो पता चल गया कि तो उन्होंने कहा जब करेले, उन्होंने कहा कि करेला बहुत अच्छा है, तो उसके बाद मरियम साहबा ने फौरी तौर पे व्हाट्सएप पे ये मैसेज किया और लेकिन ये कैसे पता चला ना कि करेले की बात जब हो रही है तो इसका मतलब है कि हासिल साहब भी होंगे, हासिल वो कोड वर्ड्स में बात हो रही थी वहाँ पर, तो वो आपस में हो रही थी ना, तो फिर साबिर शाह साहब को कैसे पता चल सकता है कि करेले का मतलब क्या है? ये एक जेल हुकाम जो है उनका एक बंदा मीटिंग में मौजूद है, अच्छा, पर्चियों पे बात हो रही है, अच्छा सही, अकॉर्डिंगली रिपोर्टेड भुट्टो साहब को जब शिफ्ट करना होता था ना तो कहते थे सोफा उधर रख ले जाए, करेले करूले का नाम में तो पता चल जाता है, आपको काफी चीजें पता चल जाती हैं। लेकिन अभी जो आ रही है खबर वो ये आ रही है कि ये जो सेनेट के चेयरमैन के ऊपर इत्तेफाक हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अपोजिशन जो लीडर है वो पीपल्स पार्टी का होगा। इस तरह की भी कुछ खबरें आ रही हैं सर? नहीं, अपोजिशन लीडर तो पीपल्स पार्टी का हो जाएगा, लेकिन सेनेट का चेयरमैन नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है वो बंदा, क्योंकि सेनेट का चेयरमैन जब सदर पाकिस्तान बाहर जाते हैं तो वो कायम मकाम सदर में ऐवान सदर में बैठता है, ठीक है। तो हासिल बजंजो साहब अगर सिर्फ इस बुनियाद पर ऐवान सदर में बैठे जाके के जनाब कायम मकाम ही हों भले कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को बुरा भला कहते हैं, तो ये क्योंकि उनका सुन चुके हैं आप कि उनका मकसद ये है कि सेनेट चेयरमैन हम अपना लेके आना है, संजरानी साहब को हिलाना है ताकि लर्ज़ा तारी हो जाए हुकूमत पर और उनको दहशत आ जाए कि खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो, बहराम आ गया तो हर शय लुट के ले जाएगा। तो वो अब वो जो बात है उसके लिए वो ऐसे बंदे को रखना चाहते हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज के इंतहाई खिलाफ। नून लीग का देखें जो बयानिया, बहुत सारे लोग जो नून लीग में हैं, नून लीग एक सियासी जमात है, वो मरीम नवाज साहबा का जो बयानिया है, जो नवाज शरीफ की कंटिन्यूएशन है, उन्हीं की एक्सटेंशन है बयानिया, और परवेज़ रशीद साहब और तारिक फातमी साहब और इरफान सदीकी साहब इसके खालिक हैं कि जो पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करें आप, क्योंकि ये तो कहते रहे नवाज शरीफ साहब कि ਜਦੋਂ तक इन्होंने जरनैलों के नाल कुछ नहीं होएगा, ये कमज़ोर नहीं होंगे, पाकिस्तान के सियासी अमल सही तरीके नाल जारी नहीं रहेगा। ये नवाज शरीफ साहब के अपने अल्फाज हैं। देखें कितनी घटिया सोच है अपनी फौज के बारे में। और मैंने अभी वो जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया ना, ऑनेस्टली मैंने उसका ट्रांसलेट करके बताया, मैंने जो एग्जैक्ट वर्ड है वो मैंने यूज़ नहीं किया कि ये उनकी सोच है पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में। उन्होंने इंडिया की फ़ौज चंगी लगती भाईजान, वो जिसकी भी अच्छी लगती है, लेकिन वो कहा उसने कि वाजपेयी साहब सही कहते हैं, नवाज शरीफ ने कहा नहीं कि जी छुरा घोंपा गया। आप देखें ये कैसे कैसे लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत। और एक बात मैं देखे थोड़ा सा, मैं ये इदारों के बारे में इनकी सोच क्या है, मुझे पता है आपने ब्रेक पे जाना है, टाइम सुई पे सुई चढ़ रही है, आपने मुझे अभी थोड़ी देर में कहना है कि ये आप कंप्लीट करें। ब्रेक बिल्कुल चाहिए, सॉरी मैं आपको बात नहीं करने दूंगी क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक हमें फौरन चाहिए। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समीर साहब। अच्छा, एक और डेवलपमेंट है वो, क्योंकि वीडियो स्कैंडल है जज साहब का, उसमें पता नहीं वो किस हद तक सच्चा है किस हद तक झूठा है, फोरेंसिक के बाद पता चलेगा, लेकिन प्रेमा फेसी अगर आप उसको देखें तो टेप तो है ना जी, बात तो है। और फिर जज साहब ने अपनी प्रेस रिलीज में तस्लीम भी किया कि नासिर भट्ट साहब मेरे बड़े भाई थे, आते जाते थे, सियाको सबाक से हट के बात। अच्छा, लेकिन जो बात मैं, खैर वो जज पे मैं बाद में आता हूँ, लेकिन एक सवाल है जिसका मैं चाहूँगा राना साहब आप भी जवाब दें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये जो आवाज़ें लग रही हैं कि 26 करोड़ और 30 करोड़ और 40 करोड़ टेप का और इतने दिए और ये हुआ, क्या मरीम नवाज साहबा ये बताना चाहती हैं पाकिस्तान में कि ये सब बिकाऊ माल है, हम सब कुछ ख़रीदने की सलाहियत रखते हैं? ये मेरा आपसे सवाल है, इस पर बाद में जवाब दीजिए। लेकिन एक हमारे जो दोस्त हैं, साथी हैं, जो नवाज शरीफ साहब के यानी उनके पलड़े में वज़न डालते हैं, सहाफ़ी अज़हर जावेद साहब हैं, सब जानते हैं उन्हें,
हर वक्त उनके साथ होते हैं। उन्होंने एक बिल्डअप कर रहे हैं वो ट्वीट, नवाज शरीफ के जजमेंट टू बी क्वाश्ड एज पर सोर्सेज। ओके, आ जाएं जाहिद गिशकोरी, बड़े अच्छे बड़े दुबले पतले से शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम के रिपोर्टर हैं। वो कहते हैं जजिंग विद करेज, यस इट इज अबाउट टू हैपन इन नेक्स्ट 72 आवर्स, काउंटडाउन स्टार्ट्स। ये जनाब जाहिद गिशकोरी 72 घंटे, 74, 72, 84, कोई इस किस्म की कहानी है ना। अब अरशद वहीद चौधरी साहब एक और बड़े अच्छे हमारे जर्नलिस्ट हैं, दोस्त हैं, जियो से ताल्लुक है उनका। न्यू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री इज बीइंग रिटन, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह खैर करे, यानी ये जिन्हें माल बनाया वो बाहर जा रहे हैं, न्यू चैप्टर इज बीइंग रिटन। अब आ जाए जी आजम खान साहब, ये भी आपको पता है उसी इदारे से, द जजमेंट गॉन। अच्छा, ये एक बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है। ये तो हम भी समझते हैं कि जब इस तरह की एक चीज़ आ जाए तो जो पहले तो मैंने कल भी कहा था कि जज साहब को काम से रोक देना चाहिए था, उनको नहीं बैठना चाहिए जब तक इस बात का फैसला ना हो। इसका ये मतलब नहीं कि वो गिल्टी है। दूसरा मेरा ये सवाल आपसे कि ये मरियम साहबा ने ये जो सब कुछ किया है कि और भी टेप आ रही है और ये भी आ रहा है, ये और आवाज़ें आ रही हैं, देखिए आवाज़ें आ रही हैं, 26 करोड़ की पेमेंट हुई है, 25 करोड़ की पेमेंट हुई है। तो क्या मरियम साहबा ये बताना चाह रही हैं कि हर शय पाकिस्तान में बिकाऊ है और हमारे अंदर इतनी सलाहियत है कि हम जिसको चाहें ख़रीद सकें पैसे से? ये अब वो बताना चाह रही हैं, सेकंड बात थी। और तीसरा राना साहब, ये जो 72 आवर्स में ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, बेंच ही इसको कोई वापस भेजेगा? ये एक जज अचानक से तो नहीं इनकार कर सकता कि वो जज आके कहे कि वो जजमेंट जो है वो क्वाश हो गई। उसके लिए जिस बेंच के आगे अपील है वही बेंच करेगा, या इसमें चीफ जस्टिस या कोई इस तरह कर सकता है? आप अगर देखिए भाईजान, बात ये है, ये बात जो है ना, ये वही है कि ये अदलिया के खिलाफ जो शरंगेज प्रोपेगेंडा है उसी को हवा दी जा रही है। आज है जुमेरात, ठीक है, मैं आपको टेक्निकल तरीके से बता रहा हूँ। ये जो कह रहे हैं 72 घंटे, कल हो जाएंगे इस वक्त 24 घंटे, हफ्ते वाले दिन हो जाएंगे 48 घंटे, इतवार वाले दिन 72 घंटे हो जाएंगे। तो मंडे को फैसला हो जाएगा। मेरी बात तो सुने ना भाईजान, बात ये या रात को ये कोई तमाशा है? ये जो जाली इन्होंने वीडियो टेप चलाई है, ये साबित हो चुका है कि ये जाली है। इस मेरी गुजारिश सुनो भाई, उसको देखकर साबित होता है, उसको देखकर अगर वो सही होती, अगर मेरी गुजारिश तो सुने, अगर मेरी बात सुने ना, थोड़ी सी इंसानी जजमेंट भी होती है। ऑडियो कुछ और है, इसके लिए पूरी एक्सपर्टी चाहिए होती है। यार बात तो वो कर लेना, फिर आप कर लेना। देखे बंदे को देखकर भी नजर आ जाता है कि भाई ये सही है या गलत है। अगर वो सही होती, ठीक है, तो नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस वक्त तक पिटीशन दायर हो चुकी होती। तरदीद नहीं कही गई, सियाको सबाक की बात की गई, तरदीद की तो की नहीं गई, उसकी गलत तो होती है। देखो मेरी बात सुने ना, कानून अदालत ने फैसला कानून के मुताबिक करना या दानिशवरों को कहने को करना। मेरी बात सुने, अगर ये टेप जो है थोड़ी सी भी टेम्पर्ड है तो ये काबिल कबूल नहीं होगी अदालत में। ये बात सही, ठीक है। तो अदालत में ये इन्हें साबित करना है कि इसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। इसमें मैंने एतजाज साहब, और ये 72 घंटे समी साहब है, जो वो 72 घंटे वाला प्रोपेगेंडा है, आप मुझे बताएं कि ये किस तरीके से, क्या नवाज शरीफ की पिटीशन दायर हो गई, क्या वहां पे बेंच बन गया? ये कोई क्या समझते हैं ये अदलिया को जो इस तरह का शरंगेज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? अच्छा, अब बिल्कुल आपकी ये बात, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया और मैं आपका कमेंट चाहता था। देखिए बात यह है कि एतजाज़ साहब का ये कहना है, बड़े सीनियर लॉयर हैं, कल अशरफ शरीफ साहब के शो में भी बात हुई, आज उन्होंने हमारी वो जो सुमैया करती हैं प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर, उसमें भी वो बात कर रहे थे, रात काशिफ अब्बासी साहब के शो में भी थे, और बड़े महान वो हैं कानूनदान। उनका ये कहना था कि अभी जो सारी सूरत हाल है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के हॉस्टेज हैं, मुस्लिम लीग नून के कैदी हैं, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के कैदी नहीं हैं। क्योंकि असूली तौर पर यह चाहिए था कि ये फौरी तौर पर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जाती, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त जाती कि ये एक नया एविडेंस आया है तो काइंडली उस सज़ा को आप ख़त्म करें। मुस्लिम लीग नून ने अभी तक ये फ़ैसला नहीं किया और वो अदालत में नहीं गए। और एतजाज़ साहब की नज़र में जो आप कह रही हैं बात, कि जब वो प्रेमा फिशी, जब आप उसको देखते हैं उस टेप को जिसमें जज साहब बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, टेम्पर्ड है या नहीं है वो बाद में उसका फ़ैसला होगा फोरेंसिक में, लेकिन
बज़ाहिर आप उसको देख के तो ये लगता है कि ये जज साहब ने बात की है, क्योंकि मीटिंग तो हुई है ना, तस्वीर भी आ रही हैं, तो उसकी बुनियाद पर इसका एडवांटेज जो है वो ज़रूर जाएगा मुस्लिम लीग नून को। लेकिन मुस्लिम लीग नून इसको सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। नवाज शरीफ साहब को बाहर लाने के लिए वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। एतजाज़ साहब के बकौल कि अगर ये बात ऐसी है कि ये बिल्कुल उनको, क्योंकि इसमें एक और प्रॉब्लम भी है, अगर वो एक नया एविडेंस भेजते हैं अदालत में, एफिडेविट्स जाएंगे, अगर अदालत के फोरेंसिक में ये साबित हो जाए कि ये टेम्पर्ड है, तो उन लोगों के खिलाफ जालसाजी का दूसरा मुकदमा, मरियम साहबा के ऊपर कैलबरी फॉन्ट का ऑलरेडी जालसाजी का एक मुकदमा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह चुकी है कि अच्छा, अब उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट पेश किया जो जाली था। अब अगर आके फिर दोबारा एक हाई कोर्ट में टेप पेश की जाए जो निकले कि ये जाली है, टेम्पर्ड है, तो फिर तो मरियम साहबा को 10 जमा 10 20 साल कैद हो जाएंगे। भले सजाएं इकट्ठी शुरू होती है, लेकिन 2 जुर्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये इसको एक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे पॉलिटिकल गेन हासिल की जा रही है और डराया धमकाया जा रहा है। कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये टेप पकड़ी गई है, गुफ्तगू हुई, टेप हुई है ये, जिसमें वो आला अदलिया के जजेस को मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं नून लीग वाले। अच्छा। ये टेप से मैं एक बात यहाँ ज़रूरी कर दूँ, ये टेप वाला सिलसिला जो है ना, अगर ये चल निकला तो मैं भी आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूँ कि ये जो साबिक हुक्मरान जमात के कुछ लोग हैं ना, उनकी ऐसी ऐसी टेपें आपको आने वाले दिनों में मिलेंगी कि दुनिया हैरान रह जाएगी। जैसे आपने कहा ना कि इन्होंने आगाज़ किया हुकूमत के, ये सेनेट के चेयरमैन के हवाले से, इसी तरह ये टेप कल्चर जो मरियम साहबा ने शुरू करवाया है ना, आप देखेंगे इसका अंजाम क्या होता है। नहीं, तो जज साहब ने बताया नहीं इस हवाले से ये कि मुझे ब्लैकमेल किया गया या मुझे प्रेशराइज किया गया या आप जज साहब को बताना पड़ेगा कि रिश्वत किसने पेश की, पूरे केस में मॉनिटरिंग जज भी थे। अगर उन्होंने नहीं बताया तो फिर ये भी एक सवालिया निशान है कि उन्होंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि इसमें मॉनिटरिंग जज भी थे, शायद उनको बताई वो चीजें, पता हो उनको। देखिए ना, ये सारी चीज़ें अब एक इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। बहरहाल ये एक ऐसा मामला है कि जो मैं फिर ये कहूँगा कि ये अच्छा होता अगर उन जज साहब को काम करने से रोक दिया जाता। इंसाफ का तकाजा ये है कि इसके फैसला होने तक, और फिर ये जो मुकदमा है ये अब इसकी अपील है, तो उसमें ज़ाहिर है हाई कोर्ट इस वक्त छुट्टियों पर है, इसको फौरी तौर पर ख्वाजा हारिस ने करवाई है। ख्वाजा साहब ने, यानी जब उनके पास, अच्छा ये टेप पुरानी है उनके पास। अब आप देखें मरियम नवाज साहबा अपने अबू जान की जो एप्लीकेशन है ज़मानत की, जिसमें वो ये कहती हैं कि वो बहुत बीमार हैं, वो सितंबर तक मुलतवी करवा रही हैं, और इस एविडेंस को रख के बैठी हुई जिसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब जेल से बाहर निकल सकते हैं, और फिर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके और चाय बाएं आए करके और वो चली गई वापस और जलसे करने शुरू कर दिया। और पॉलिटिक्स सबसे बड़ी शहादत जो है ना, आप कहते हैं लीना कहती है ना कैसे जाली है, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में और कौन सा सियासतदान है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि ये इन्होंने जाली ट्रस्ट डीड दी है? ये सिर्फ मोहतरमा मरियम नवाज साहब। अच्छा जी, अब एक मैं बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं नैब के हवाले, देखिए नैब एक सेंटर ऑफ डिस्कशन है, मैं ये बात जरूर बताना चाहता हूँ। देखें ये जो ये है ना 10/6/2019 से 28/6/2019 तक, आप ये देखें 18 दिनों में, 18 महीने, ये 18 ये दिन बनते हैं ना जी जी। अब आप देखें टोटल जो केसेस है ना इसमें 193, और उसमें से जो फैसले हुए हैं ना वो 92 केसेस के फैसले हुए करवाए। अब आप देखें ये कितनी बड़ी तादाद है। और इसमें आप देखें, इसमें मैं आपको परफॉर्मेंस भी बता देता हूँ। आप एक जिसलिए कि मैंने जिक्र, तारड़ साहब हैं, अकबर तारड़ साहब, उन्होंने एक केस उनका डिसाइड हुआ, टोटल 4 थे। जहांजेब खान भरवाना जो हैं उन्होंने 12 केस उनके डिसाइड हुए हैं, टोटल उनके पास 17 थे। और मिस्टर हैदर अली खान जो हैं, ये एडिशनल पीजी हैं, 16 उनके केस डिसाइड हुए हैं, 41 उनके पास हैं। फिर सैयद नैयर रिजवी, आपको पता है हम अक्सर उन्हें मिलते रहते थे सुप्रीम कोर्ट में, एडिशनल अटॉर्नी जनरल। हाँ जी, उनके 27 केस उन्होंने डिसाइड किए हैं, जबकि टोटल उनके 55 केस थे। अब देखिए उनको आए हुए कितना टाइम हुआ, चंद माह हुए हैं उनको आए हुए। परफॉर्मेंस देखें। फिर आप आ जाएं मिस्टर हसन अकबर, 29 केस उन्होंने डिसाइड किए हैं, 51 उनके ऊपर केस थे। इमरानुल हक साहब के पास कोई भी केस नहीं, वो मदद कर रहे थे। और जो मिस्टर सत्तार साहिल जो हैं उन्होंने 7 डिसाइड करवाए हैं, 25 उनके पास टोटल केस थे। सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो नैयर रिजवी साहब के। और प्रोसिक्यूशन पे मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा फोकस है
उसमें चेयरमैन जो हैं नैब वो ख़ुद इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, जो डिप्टी चेयरमैन है वो भी उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन उन पर काम का बोझ ज़्यादा हो गया। लाइट नोट पे उनको एक सिर्फ बात कर लूँ फिर आप करिए। जो हुसैन असगर साहब हैं, क्योंकि उनको वो जो डेट कमीशन है उसके अभी उनको चार्ज दे दिया गया, वो सुबह आते हैं अपनी फाइल्स निकालते हैं, फिर उसके बाद वो उधर चले जाते हैं और छुट्टी होने से 1 घंटा पहले फिर नैब में आते हैं और अपना सारा फाइल वर्क, और अब वो शुरू कर रहे हैं कि एक हफ्ते में एक लेक्चर इन तमाम प्रोसिक्यूटर्स को। असल जो प्रॉब्लम नैब को आ रही है ना, क्योंकि जैसे आपने कहा ना, ये सारे का सारा जो कारखाना है ना, वो माजी के बहुत सारे लोग भर्ती किए गए हैं, माजी के मज़ार जो हैं, वो बीच में अगर एक कागज़ भी फाइल में से हटा देते हैं ना तो पूरी की पूरी फाइल बर्बाद हो जाती है। और दूसरा, जिस अंदाज में इन्वेस्टिगेशंस की गई और जितनी फेवर्स दी गई नैब के अपने लोगों ने दी हैं, क्योंकि वो माजी की रिजीम थी और उनका मकसद कोई उनको सजाएं नहीं दिलवाना था, इसलिए काम में बहुत ज़्यादा उनके रुकावट है, लेकिन कर रहे हैं काम, दबा के वो कर रहे हैं। अब ये मैं इसलिए कि नैब को ये चाहते हैं, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने निशाना किया हुआ कि इसको ख़त्म कर दें। वो कहते हैं जनाब ये देखें नैब के, अच्छा जज का ताल्लुक नहीं है नैब से, सर वो भी तो कमेटियां बनवाई हैं साथ बैठ के। अलीना जो जज है ना नैब के, वो जो एहतसाब अदालत के जो जज हैं, उनका नैब से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मुतलका हाईकोर्ट के मातहत हैं, मुतलका हाईकोर्ट के मातहत हैं। और वो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, सारे के सारे दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन अच्छा वसाइल की तादाद कम है। मैं आपको बताऊं, वसाइल ये गवर्नमेंट पैसे भी नहीं दे रही, ये इमरान खान साहब को चाहिए कि वो चोक ना करें, नैब को पैसे दें। नैब के पास कोई पैसा नहीं है, पैसा नहीं देंगे तो वो कैसे करेंगे काम, अच्छे लोग कैसे भर्ती करेंगे। अब नईम बुखारी साहब भी खैर आ गए हैं और वो भी वो करेंगे काम, लेकिन बहरहाल ये सारे इंपॉर्टेंट केस हैं और इसमें ये आप कुछ लाइटर नोट पे कहना मैं ये कहना चाह रही थी कि बेसिकली इतनी इन्फॉर्मेशन वज़ीर-ए-आज़म के पास भी नहीं होगी, चेयरमैन नैब के पास भी नहीं होगी जितनी आपके पास है परफॉर्मेंस के हवाले से। मेहनत की है पूरा, मैंने यहाँ पर आपके ज़राए बहुत पूरे मेरे दफ्तर में आए, सारी मैंने फाइल्स बना के रखी है, एक एक चीज जो अच्छा काम करे ना भाई बात की है सर, उसको सामने लाना चाहिए। ये सारे लोग जो उठता है नैब के खिलाफ शुरू हो जाता है। नहीं मेरे पास ये सारे बुखारी के हवाले से भी तहकीकात कर दिया गया है बड़ी मुश्किलों से, पेपर भी बड़ी हिम्मत है नैब की। चलिए शहबाज साहब का केस आज के प्रोग्राम से एक हमारे आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।